हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इंडिया से बिलोंग करते हैं और कनाडा में एज ए रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट जाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स है, उसके अलावा इसमें फ़ीस कितनी लगती है और टाइमलाइन कितना होता है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ दी या स्किप कर दी तो हो सकता है कि आपका प्रोसेस भी डिले हो जाए। तो गाइस, जो सबसे पहला जो स्टेप है वो है इसमें इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इंग्लिश टेस्ट में भी दो ऑप्शंस हैं आपके पास। या तो आप IELTS दे सकते हो। IELTS में भी दो होते हैं, एकेडमिक और जर्नल, लेकिन आपको एज ए रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए जर्नल का एग्जाम देना होता है। IELTS की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसमें बैंड की रिक्वायरमेंट्स होती है। 4 मॉड्यूल होते हैं: स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग। हर एक जो मॉड्यूल है वो 9 बैंड का होता है। ठीक है, 9 में से आपको 7 ईच, हर एक में 7 बैंड रिक्वायरमेंट्स होती है, और टोटल मिलाकर के आपको 7 बैंड की रिक्वायरमेंट रहती है इसमें। दूसरा है CELPIP। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंडेक्स प्रोग्राम। इसमें जो रिक्वायरमेंट रहती है वो होती है आपकी 9। इसमें लेवल्स होते हैं, तो लेवल 9 की आपकी इंग्लिश की जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और 2025 से ही अभी ये जो है न्यू रूल अप्लाई हुआ है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे उससे पहले आपको इंग्लिश टेस्ट जो है वो देना कंपलसरी है। उसके बाद आपकी क्रीडेंशलिंग, क्रीडेंशलिंग मतलब जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी वेरिफिकेशन उसके बाद होएगी, वो जो आप डॉक्यूमेंट्स भेजोगे कनाडा में। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है वो कौन करता है, वो वहाँ की एक बॉडी होती है, मतलब गवर्नमेंट बॉडी है, जो डॉक्यूमेंट्स को इवेल्युएट करती है, सारी जानकारी निकालती है आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। उस जो बॉडी का नाम है वो है CAPR, कैनेडियन अलायंस फॉर फिजियोथेरेपी रेगुलेशन। रेगुलेटरी जो बॉडी होती है उसको कहते हैं। ठीक है, तो प्रो टिप मैं आपको इसमें ये देना चाहता हूँ कि जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो IELTS आइल्स प्रोग्राम को ही ऑप्ट करते हैं। आइल्स में भी जर्नल जो होता है वो देते हैं, क्योंकि अगर बाय चांस आपका इस कंट्री में ना बने तो इमिग्रेशन के टाइम भी आपको टेस्ट देना होता है आइल्स का, तो वहाँ पर भी ये काम आता है। ठीक है, बाय चांस अगर ना हो तो आप किसी और कंट्री में मूव करना चाहते हो तो उसके लिए भी इंग्लिश की जो है आपको टेस्ट देना पड़ता है आइल्स का। तो बेटर यही है कि आप IELTS का एग्ज़ाम दो। जो फर्स्ट स्टेप था वो हमने देख लिया, उसमें होती है इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट। अब जो है वो सेकंड जो स्टेप है उसमें आपकी क्रीडेंशलिंग होती है। क्रीडेंशलिंग में आपका जो है क्रीडेंशलिंग किसके थ्रू होती है, वो करता है CAPR, कैनेडियन अलायंस फॉर फिजियोथेरेपी रेगुलेटर्स। ठीक है, ये एक नेशनल बॉडी होती है जो इंडिया और डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में क्या है, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, ग्रेजुएट्स हैं, फिजियोथेरेपी ग्रेजुएट्स हैं, उनकी डिग्री को इवैल्यूएट करते हैं। और आपका जो CAPR जो पोर्टल है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है कनाडा की, वहाँ पर जाके उसका अकाउंट बनाना होता है और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके उनको सबमिट करना होता है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो CAPR पोर्टल पर आप डालोगे वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका डिग्री सर्टिफिकेट। डिग्री सर्टिफिकेट में होता है जो आपकी BPT की जो डिग्री होती है। उसके बाद आता है ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट। ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी के थ्रू होगी जहाँ से आपने करा है BPT वगैरह। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका जो क्लिनिकल आवर्स जो आपने लगाए हैं इंटर्नशिप में, उसका प्रूफ आपको देना होता है। उसके बाद है एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है इंडियन स्टेट काउंसिल से, वो भी आपको वहाँ पर सबमिट करना होगा पोर्टल पर। और जो लास्ट जो चीज़ है इसमें है वो आपकी पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी। ठीक है, कॉपी लगाओगे आप वहाँ पर। और इसका जो जब आप इसको पोर्टल पे डालोगे तो उस टाइम जो ये आपने फॉर्म लिया था, फॉर्म की एक फ़ीस होती है, वो है अराउंड 1486 कैनेडियन डॉलर, जो इंडियन रुपीज़ में नियर अबाउट 95,000 के आसपास है। तो ये अभी करंट की बता रहा हूँ मैं आपको, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में चेंज हो जाए। और इसमें जो टाइमलाइन होगी, जो रिस्पॉन्स आएगा CAPR का, वो मतलब टाइम लेता है लगभग 4 to 6 मंथ। ये मैं बस बेसिक बता रहा हूँ आपको, 4 to 6 मंथ का, इससे फालतू भी लग सकता है।
अराउंड 8 to 10 मंथ भी लग सकता है और 1 ईयर तक भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी फाइल जो आपने भेजी है, अभी डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, वो उसकी नंबरिंग कितने नंबर पे आती है चेक करने में, वो जो चेक करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। क्रेडेंसलिंग होने के बाद उसका जो है रिस्पॉन्स आ जाता है CAPR से। उसके बाद क्या होता है, जो थर्ड स्टेप आता है वो आपका होता है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम भी क्या है, PCE जो रिटन कंपोनेंट होता है वो होता है। PCE की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फिजियोथेरेपी कॉम्पिटेंसी एग्जाम। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 4 आवर की होती है, 4 घंटे का ये एग्जाम होता है और इसमें 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और ये एक कंप्यूटर बेस्ड जो है वो एग्जाम होता है, न कि पेपर बेस्ड। तो ये चीज़ याद रखना, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है CBT। और इसमें एक गुड जो न्यूज़ है ये है कि आप ये जो एग्ज़ाम है आप इंडिया से भी, सेंटर्स होते हैं वहाँ पर इंडिया में अपने, वहाँ से दे सकते हो। आपको बार बार कनाडा में ट्रैवल करने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसका जो स्कोरिंग होता है वो अराउंड 330 के पास आपको पास होने के लिए चाहिए होता है। और ये जो एग्ज़ाम होता है आपका PCE का, इसमें क्या है, प्रिपरेशन के लिए आपको कैनेडियन स्टाइल होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने पड़ेंगे क्योंकि उनका जो है वो थोड़ा ट्रिकी होता है। इसमें केस बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने होंगे। केस बेस्ड मतलब एक पेशेंट आ गया, उसके बारे में पूरी आपको डिटेल दी हुई है कि इनको ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, उसमें पूरा लिखा होगा। 5-6 लाइन का क्वेश्चन होता है पूरा और उसके MCQ होते हैं। तो आपको वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल एज वेल एज आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन आपने पढ़ा है उसको यूटिलाइज करके एक अच्छा रिस्पॉन्स देना होगा। सो फ्रेंड्स, आफ्टर क्लियरिंग द रिटन एग्जाम, अब बात आती है स्टेप 4 की, जो कि है आपका क्लिनिकल एग्जाम। क्लिनिकल एग्जाम जो है वो आपका वहाँ पर जा करके ही होता है कनाडा के अंदर। ठीक है, तो रिटन क्लियर करने के बाद सबसे चैलेंजिंग जो टास्क आता है, स्टेज जो है वो यही है, क्योंकि एक थोड़ा मतलब आपको इसमें प्रैक्टिकली चीज़ें करके बताना होता है जो आपने सारी सीखी हैं। अभी तक जो है वो डिफरेंट प्रोविनेंसेस में इसका जो है डिफरेंट एग्जाम्स हैं। जैसे कि ओंटारियो में क्या है, OCE एग्जाम होता है, वर्चुअल केस बेस्ड जो है वो एग्जाम होता है इसके अंदर। और जो ब्रिटिश कोलंबिया है वहाँ पे क्या है, ACE-BC एग्जाम होता है। आपको 8 स्टेशंस पे जा करके वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना होता है, जो 10 मिनट लगती है ईच स्टेशन पर। ठीक है, एल्बर्टा में जो होता है वो है 12 स्टेशंस होते हैं इसके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। बट अभी जैन 2026 में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अब जो है, जो क्लिनिकल एग्जाम जो होगा वो आपका CPTE एग्जाम होगा, जो कि एक नेशनल लेवल पर एग्जाम होगा कनाडा में। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है कैनेडियन फिजियोथेरेपी एग्जाम। ठीक है, तो इसमें आपको बार बार अब अलग अलग जो है वो प्रोविनेंस में नहीं अप्लाई करना होगा, डायरेक्टली एक नेशनल बेस्ड जो है वो एग्जाम कंडक्ट होगा। और अब इसकी मैं बात करता हूँ, जो आप अप्लाई करोगे ये जो क्लिनिकल जो एग्ज़ाम है, इसकी जो फीस होती है वो अराउंड 2500 कैनेडियन डॉलर होती है। ठीक है, और जो इसका जो फॉर्मेट होता है जो एग्ज़ाम का क्लिनिकल, वो केस बेस्ड और प्रैक्टिकल स्किल्स पर दोनों टेस्ट होंगे आपके। ठीक है, ये एग्ज़ाम जो है एक्चुअली टफ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल जो एक्चुअल जो पेशेंट्स हैं वो सिनेरियो दिए जाते हैं आपको, और आपको अपना कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं और जो क्लिनिकल इवैल्यूएशंस हैं, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग आपको करनी पड़ती है, और हैंड ऑन स्किल जो है वो सब डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है इसके अंदर आपको। ठीक है, जो स्टेप 5 आता है वो प्रोविजनल प्रैक्टिस होती है। आपको एक और ऑप्शन मिलता है स्पेशली इन ओंटारियो, प्रोविजनल लाइसेंस। इसका मतलब क्या होता है कि आप रिटन एग्जाम पास करने के बाद एक टेम्परेरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई हो जाता है, आपको मिल जाता है। और उसके थ्रू आप क्या है, जो सुपरवाइज्ड प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो किसी एक फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि क्लिनिकल एग्जाम्स के वेट में आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो। उस टाइम में आप अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो, काम करके अपना एक्सपीरियंस और इनकम दोनों गेन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट स्टेप है, जो 6th स्टेप है, वो आपका CPT एग्ज़ाम या फिर क्लिनिकल जो आपने एग्ज़ाम दिया है वो क्लियर होने के बाद आपका जो 6th स्टेप रहेगा वो रहेगा प्रोविनेंशियल रजिस्ट्रेशन। मतलब जिस प्रोविनेंस में आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं वहाँ के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको ओंटारियो में अगर फिजियोथेरेपिस्ट बनना है या फिर अल्बर्टा में बनना है, तो वहाँ के जो कॉलेज होते हैं, प्रोविनेंस कॉलेज, वहाँ पे एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जैसे
ओंटारियो कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट या फिर अल्बर्टा कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन में रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं? सबसे पहले जो आपने CAPR जो एग्ज़ाम दिए थे दोनों, उसका रिजल्ट लगता है। उसके बाद आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो चेक होता है वहाँ पर। और इसके बाद जो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होता है इंडिया से मिलता है वो भी देना होता है। और एक है मेल प्रैक्टिस इंश्योरेंस प्रूफ, ठीक है। ओंटारियो में जो है इसका जो मिनिमम कवरेज होता है वो 5 मिलियन कैनेडियन डॉलर होता है, ठीक है। जब आप ये रजिस्ट्रेशन कराओगे तो इसकी जो फीस होती है, जो प्रोविडेंशियल जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, तो इसकी जो फीस होती है वो अराउंड 700 कैनेडियन डॉलर है। और इसका जो टेन्योर है, मतलब जो टाइम लगेगा आपको, टाइमलाइन है वो अराउंड 1 to 2 मंथ होती है। सो फ्रेंड्स, प्रोविडेंशियल रजिस्ट्रेशन के बाद अब जो 7th स्टेप आता है ये है हमारा फाइनल स्टेप। इसमें क्या है, इमिग्रेशन पैरेलल होता है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, एक तो होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और एक होता है इमिग्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमने सारा अभी जो बात की थी वो था। अब आता है इमिग्रेशन प्रोसेस का, वो अलग चीज़ है। उसमें आपका वीज़ा लगता है। आपको कनाडा आने के लिए एक्सप्रेस एंट्री या फिर प्रोविडेंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, जिसको हम PNP भी कहते हैं, उसके थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। और फॉर इमिग्रेशन के लिए आपको आइल्स जर्नल्स जो स्कोर था वो चाहिए। जो आपने आइल्स का एग्ज़ाम IELTS जो मैंने बताया था, इंग्लिश टेस्टिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, मैंने पहले भी बताया था कि ये आपको यहाँ पर भी काम आएगा, ठीक है। तो ये चाहिए। उसके बाद है WES या फिर ICAS से आपको ECA करवाना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। WES क्या है? WES है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। और ये क्या करता है, आपके जो एजुकेशनल क्रेडिट्स हैं उसकी असेसमेंट करता है। तो ये ECA के ECA में हेल्प करता है। ECA मतलब एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, उसमें हेल्प करता है। तो वहाँ से आपको क्रेडिट्स भी आपके चेक कराने होते हैं। और उसके अलावा आपको जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं वो भी शो करने होते हैं, ठीक है। और मैं बताऊँ, अब आपका जो ये वीज़ा लगता है एक्सप्रेस एंट्री और PNP, तो इसमें क्या है, ड्रॉज निकलते हैं, ड्रॉ होते हैं। तो ड्रॉ के लिए फिजियोथेरेपिस्ट को एक जो NOC नंबर मिलता है, कोड मिलता है, वो है 31202, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो आपका वीज़ा लगने के चांसेस है वो और बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हो, आप प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में वहाँ पर जा रहे हो। और इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ समरी के तौर पर। जैसे इसमें टोटल कॉस्ट और टाइमलाइन कितनी लगेगी। तो सबसे पहले हमने जो बात की थी वो थी क्रेडेंशलिंग की, और उसकी जो फीस थी हमारे पास 1486 थी कैनेडियन डॉलर में, ठीक है। और उसके बाद था हमारा रिटन एग्जाम, उसमें अराउंड कैनेडियन डॉलर 1368 था। और उसके बाद हमने CPTE एग्ज़ाम दिया था, जिसको हम क्लिनिकल एग्ज़ाम की बात कर रहे थे। उसमें जो है 2500 कैनेडियन डॉलर लगेगा। और लास्ट जो स्टेप था जिसमें फ़ीस देनी थी हमको, वो था रजिस्ट्रेशन प्रोविडेंशियल रजिस्ट्रेशन की बात करी थी। तो उसमें जो कैनेडियन डॉलर थे वो आपके 700 कैनेडियन डॉलर थे अराउंड। तो टोटल अराउंड जो कैनेडियन डॉलर थे 6000 से लेकर के आपका 8000 कैनेडियन डॉलर के बीच में आपका कॉस्ट आएगा, जो कि अराउंड 4 to 5 लाख इंडियन रुपीज़ है, ठीक है। और टाइम की बात बता दूं मैं, टाइम आप फिक्स मत लेकर के चलना, क्योंकि मिनिमम टाइम जो है वो 1 ईयर का है, लेकिन ये एक्सीड भी कर सकता है, 12 to 18 मंथ तक जा सकता है ये, ठीक है। सो दोस्तों, ये था पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड दैट हाउ टू बिकम अ रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट इन कनाडा फ्रॉम इंडिया। मुझे पता है ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था, थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, बट वंस यू आर अ रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट इन कनाडा, आपका करियर सिक्योर हो जाता है विद हाई सैलरी एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, अपने डाउट्स को जो है कमेंट सेक्शन में लिखो, और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको फ्यूचर में और भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहें। अगर पूरे सेशन में आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर, पॉइंट पर वीडियो चाहिए हो, तो ज़रूर अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उन पर वीडियोस ज़रूर बना दूंगा, ठीक है। और अभी आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ, डिफरेंट कंट्रीज से रिलेटेड, डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड, और उनके स्कोप्स और फ्यूचर, और आपके ज़रूर गाइड करूँगा हर एक फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो जो भी टॉपिक आपको चाहिए हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना।